हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है दूसरा हनीमून। सुधाकर जी और उनकी पत्नी मीरा एकांकी और निरस्ता भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अपनी इकलौती बेटी मुग्धा की शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर चुके थे, परंतु जिद्दी बेटी ने जरा सी बात पर नाराज होकर पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। यही वजह था कि पति पत्नी के बीच में तनाव बना रहता और बेटी के वियोग ने दोनों को असमय बूढ़ा बना दिया था। आज सुबह लगभग 4 बजे सपने में बेटी को रोता देख सुधाकर जी की आंख खुल गई थी। उनके मन में अंधविश्वास था कि सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अनिष्ट की आशंका से उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। वह पत्नी से बेटी को फोन करने को भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसमें उनका अहम आड़े आ रहा था। बेटी की जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के कारण वह डरे हुए रहते थे कि एक न एक दिन अवश्य वो तलाक का निर्णय करके लूटी पिटी सी यहाँ आकर खड़ी हो जाएगी। मीरा, मेरा सिर भारी हो रहा है, एक कप चाय बना दो। अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं, आप न सोते हैं न ही मुझे सोने देते हैं। तुम्हारी लाडली का सपने में रोते हुए देखे कर मन खराब हो गया है। आपने उसके लिए कभी कुछ अच्छा सोचा है जो आज सोचेंगे? हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते हैं, इसलिए सपना भी बुरा बुरा दिखा होगा। तुम्हारी नज़रों में मैं तो हमेशा गलत ही रहता हूँ। आपकी वजह से ही ना तो वह अब यहाँ आती है, ना ही वह आपसे बात करती है, तब भी आप बुरा सपना ही देख रहे हैं। तुमने मेरे मन की पीड़ा को कभी नहीं समझा। उदास मन से वह उठे और सुबह की सैर के लिए बाहर निकल गए। तभी मीरा जी का मोबाइल बज उठा था। उधर से बेटी की चहकती हुई आवाज़ सुनकर वो बोली, इस एनिवर्सरी पर आशीष ने कुछ खास गिफ्ट दिया है क्या? बड़ी खुश लग रही हो। नहीं माँ, वो तो मुझे हमेशा गिफ्ट देते रहते हैं, इस बार का गिफ्ट तो उन्हें मेरी तरफ से है, वह शर्माते हुए बोली थी। माँ, हम दोनों इस बार सेकेंड हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। तभी नेटवर्क चले जाने के कारण फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मीरा जी के दिल को ठंडक मिली थी। उनके मन को खुशी हुई थी कि देर ही से सही, परंतु अब बेटी ने पति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। वह पति को बेटी हनीमून पर जाने की बात बताना चाह रही थी, परंतु वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होकर भूल गई थी। रात के लगभग 10:30 बजे थे। सुधाकर जी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। तभी उनका मोबाइल घनघनाकर बज उठा था। दामाद आशीष का नंबर देख वह चौंक उठे थे। उन्हें उधर से आशीष के मित्र अंकुर की आवाज़ सुनाई दी। अंकल, आशीष का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत गंभीर है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। उनके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया था। उनके सफ़ेद पड़े चेहरे को देखते ही मीरा जी को समझ में आ गया था कि कुछ अप्रिय घट चुका है। क्या हुआ? आशीष की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोगों को मुंबई के लिए तुरंत निकलना है। आशीष तो ठीक है, पता नहीं तुम्हारी बेटी के लिए तो यह खुशी का क्षण होगा। जब से शादी हुई है उसने उन्हें एक दिन भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। सुबह जब वह ऑफिस के लिए घर से निकले होंगे तो तुम्हारी बेटी ने अवश्य झगड़ा किया होगा, वह तनाव में गाड़ी चला रहे होंगे, बस हो गया होगा एक्सीडेंट। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि पति की इज्जत करे, गोरे काले में कुछ नहीं रखा है, लेकिन तुम अपनी लाडली का पक्ष लेकर मुझे ही समझाती रही कि धैर्य रखो, आशीष जी की अच्छाइयों की समझ वह शीघ्र ही समर्पण कर देगी। मुग्धा कैसी होगी? उसका नाम मेरे सामने मत लो। आज तो वो बहुत खुश होगी कि आशीष घायल ही क्यों हुए, मर जाते तो उसे इस काले आदमी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता। ऐसा मत सोचिए, पहले मुग्धा को फ़ोन करके पूरा हाल तो पता कर लीजिए। क्या उसने मुझे फ़ोन किया है? उन्होंने अपने मिस संजय से अस्पताल पहुंचने के लिए कहा और अपने वहां पहुंचने की सूचना दी। मीरा जी आखिर माँ थी, वह ममता से व्याकुल हो रही थी। उनके कान में उसके चहकते हुए शब्द सेकेंड हनीमून गूंज रहे थे। उन्होंने बेटी को फ़ोन लगाकर आशीष के एक्सीडेंट के बारे में जानकारी ली तो वह मुझे स्वर में बोली, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा हुआ है,
खून बहुत बह गया है, इसलिए उनके ब्लड ग्रुप के खून की तलाश हो रही है। वह फूट फूट कर रो रही थी। गुमसुम असहाय मीरा जी अतीत में खो गई थी। उनकी शादी के बाद कई वर्षों बाद बड़ी कोशिशों के बाद उन्होंने इस बेटी का मुंह देखा था। वह सुंदर इतनी थी कि छूते ही मैली हो जाए। लाड प्यार के कारण वह बचपन से ही जिद्दी हो गई थी, लेकिन चूंकि पढ़ने में बहुत तेज थी, इसलिए सुधाकर जी ने उसे पूरी आज़ादी दे रखी थी। मुग्धा के मन में अपनी सुंदरता और गोरे रंग को लेकर बड़ा घमंड था। बचपन से ही वह काले रंग के लोगों का मजाक बनाती और उन्हें अपने से हीन या नीचा समझती। उसके मन में अपने लिए श्रेष्ठता का अभिमान था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे कई बार डांट भी लगाई थी और उसे सजा भी दी थी। समय के तो पंख लगे होते हैं। वह बीटेक की पढ़ाई पूरी करके आ गई थी। वह मन ही मन उसकी शादी के सपने बुन रही थी, परंतु मुग्धा एमबीए करना चाह रही थी। इसके लिए सुधाकर जी तैयार भी हो गए थे, परंतु मीरा जी पहले उसकी शादी करने के पक्ष में थी। अतः बेटी की इच्छा को देखते हुए एमबीए करने के बाद शादी पर विचार करने का निर्णय लिया गया था। परंतु वह कुछ दिनों से देख रही थी कि उनकी शौक और चंचल बेटी चुप चुप सी रहती थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव दिख रहे थे। वह अपने फोन पर किसी से देर तक बातें करती। एक दिन उन्होंने उससे प्यार से पूछने की कोशिश की थी, क्या बात है बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नो मॉम, ऑल इज वेल। मुग्धा के चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था कि वह सफ़ेद झूठ बोल रही है। मीरा जी के मन में शंका का कीड़ा बैठ गया था, क्योंकि कुछ दिनों से वह देख रही थी कि वह अपने फ़ोन को 1 मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं करती थी। वह यदि उसका फ़ोन छू भी लेती तो वह चिल्ला उठती थी। एक रात वह गहरी नींद में सो रही थी, तो चुपके से उन्होंने उसके फ़ोन को उठा लिया। शायद वो किसी से बात करते करते सो गई थी, इसलिए फ़ोन लॉक भी नहीं था। उसी फ़ोन ने सारी हकीकत बयान कर डाली थी। एहसान, माई लाइफ, उसके साथ सेल्फी, फोटोग्राफ, ढेरों में से देख वह घबरा उठी। अंतरंग क्षणों की भी तस्वीरें मोबाइल में कैद थी। प्यार में दीवानी बेटी धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शीघ्र ही निकाह करने वाली थी। उसी क्षण उन्होंने पति को सारी बातें बताई तो उन्होंने डांट डपट कर और आत्महत्या की धमकी देकर बिना किसी विलंब के अपने मित्र के बेटे आशीष के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। शादी तय करने में 1 हफ्ते का भी समय नहीं लगा था। उन्होंने धीरे से एक बार कहा भी था, जल्दबाजी मत कीजिए, बेटी को संभलने का एक मौका तो दीजिए। लड़के का रंग बहुत काला है, अपनी मुग्धा उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वह नाराज हो उठे थे। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। यदि उसे एक मौका और दिया तो वह निश्चय ही धर्म परिवर्तन करके उसकी जीवन सहचरी बनकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर देगी। वह सहम कर चुप हो गई थी, परंतु उनकी आंखें डबडबा उठी थी। पिता के क्रोध और उनकी धमकी के कारण मुग्धा ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। स्पष्ट रूप से विरोध तो नहीं किया था, परंतु उसके नेत्रों से आंसू निरंतर झरते रहते थे। बेटी की मन की पीड़ा की कसक से उनकी आंखों में भी आंसू मरते रहते थे। जयमाला और विवाह मंडप में मुग्धा के चेहरे पर विरक्त और घृणा के भाव थे, तो आशीष सुंदर अर्धांगिनी को पाकर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उसका चेहरा गर्व से प्रदीप्त हो रहा था, तो मुग्धा निर्जीव पुतले की भांति चुप थी। आशीष मुंबई आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट था। वहां पर उसका अपना फ्लैट था। 30 लाख का उसका पैकेज था। उसने हनीमून के लिए मॉरिशस की बुकिंग करवा रखी थी। मॉरिशस की हरी भरी वादियों में भी वह अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब नहीं हो सका था। मुग्धा को खुश करने के उसके हर संभव प्रयास असफल हो रहे थे। मुग्धा चाह रही थी कि वह उसकी हरकतों से परेशान होकर अपनी माँ के यहाँ जाने को कह दे, ताकि उसके पापा ने उसके साथ जो अन्याय किया है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े और फिर वह अपने प्रीतम एहसान की बाहों में जाकर खो जाए। एक दिन वह बोला, मुग्धा, क्या यहाँ आकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा सुंदर सा प्यारा चेहरा हर समय बुझा बुझा सा रहता है। वह तपाक से बोल पड़ी थी, हाँ, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई दूसरा अपनी जगह बना चुका है। होता है मुग्धा, प्यार किसी से किया नहीं जाता, वरन हो जाता है। फिर तुम तो
इतनी खूबसूरत परी सी हो। जिसने तुम्हें प्यार किया होगा वो भी बहुत सुंदर रहा होगा, और तुम्हारी सुंदरता पर तो कोई भी अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। वह सोचने लगी थी कि यह इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। इसके चेहरे पर न तो कोई क्रोध है न ही आक्रोश। आपने भी तो अपने कॉलेज के दिनों में किसी से प्यार किया होगा। मेरा ये अब नूसी काला देखकर भला मुझसे कौन इस करेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे सुंदर पत्नी मिली। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं किसी दूसरे को पहले से प्यार करती थी, यह जानकर भी आपको बुरा नहीं लगा? बुरा लगने की भला क्या बात है? तुम अकेली थी, आज़ाद थी, किसको चाहो किसको ना चाहो यह तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला था। शादी मुझसे की है इसलिए अब मेरी पत्नी हो। मैं तो केवल यही जानता हूँ तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तो अपनी किस्मत पर इतरा रहा हूँ। आशीष को परेशान करने के लिए वह जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाने के लिए कहती तो वह बिना किसी नाकुर के उसकी फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता। उसकी उपेक्षा और तिरस्कार का आशीष पर कोई असर ही न पड़ता। वह तो अपनी सुंदर पत्नी को मुग्ध भाव से निहारता रहता और मुस्कुराता भी रहता। वह हर क्षण उसको खुश करने की कोशिश में ही लगा रहता। वह उसे अंट संट बोलकर प्रताड़ित करने का अवसर खोजती रहती। खाली समय में वह अपने एहसान के ख्यालों में खोई रहती। सुधाकर जी को मुग्धा का जल्दी जल्दी मैके आना अच्छा नहीं लगा था। एक दिन वह पत्नी से बोले कि अपनी लाडली को समझाओ कि पति के घर में रहने की आदत डाले। वह तो हम लोगों का भाग अच्छा है कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला है जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। मैं तो चाहता हूँ कि वह आशीष के प्यार को समझे। आपने अपनी बेटी के प्यार को समझा था? आपको तो उसकी हर बात से परेशानी होती है। पहले आपने बिना उसकी रजामंदी के शादी करवा दी, अब कहते हैं कि वह उन्हें तुरंत अपना भी ले, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह बचपन से ही काले लोगों से नफरत करती है। आपको याद नहीं है कि पहले मैं भी जल्दी जल्दी मैके जाने की जिद करती थी? उसको समय दीजिए, वह आशीष के प्यार की कद्र करने लगेगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वह पति के प्यार को समझे, उसे इज्जत दे और उससे प्यार भी करे। वह नाराज हो उठे थे। ठीक है, तुम उसे सह देती रहो। जब शादी टूट जाए और दोनों के बीच में तलाक हो जाए तो मेरे कंधे पर सिर रखकर मत रोना कि अब मैं क्या करूं। समाज में सबके सामने मेरी इज्जत खराब हो गई। तुम ही तो उस दिन कह रही थी कि गीता भाभी कह रही थी कि क्या मुग्धा की उसके पति से बनती नहीं, जो जब देखो तब यही दिखाई देती रहती है। ऐसा नहीं होगा। लोगों की तो आदत होती है दूसरों के फट्टे में हाथ डालने की। मुग्धा अपने कमरे के अंदर से सब बातें सुन रही थी। वह तमक कर बोली, पापा, आपने मेरी शादी करवाकर समाज में अपनी इज्जत जरूर बचा ली, परंतु आपने कभी यह नहीं सोचा कि काले बदसूरत और नापसंद आदमी के साथ एक घर में रहकर वह रोज कितनी तकलीफ से गुजरती होगी। आपने हमेशा अपने बारे में सोचा समाज क्या कहेगा। कभी यह सोचा मेरे प्यार, मेरी चाहत, आप मेरे जख्मों के बारे में कभी नहीं सोच पाए। आप स्वार्थी हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। यदि मेरे बार बार आने से आपकी बदनामी होती है तो अब मैं कभी नहीं आऊँगी। आज से आपसे मैं रिश्ता तोड़ती हूँ। वह नाराज होकर चली गई थी। उसके बाद से मुग्धा न तो कभी उनके पास आई और न ही अपने पापा से फ़ोन पर बात करी। उसका जीवन निरुद्देश्य था। वह टीवी सीरियल के साथ अपना सिर फोड़ती या अपने फ़ोन पर अंगुलियां चलाती रहती और सबसे थक हार कर आशीष को कोसना शुरू कर देती। उफ, मुझे इस अबनूशी अफ्रीकन से कब मुक्ति मिलेगी। वह मन ही मन में सोचती रहती कि इसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो जाता, यह आदमी मर क्यों नहीं जाता। आशीष सुंदर पत्नी की प्रेम में पागल ऑफिस से बार बार फ़ोन करता रहता। उसका दिल हर समय डरता रहता कि जब वह ऑफिस से शाम को घर लौटे तो कहीं वह घर से नदारद होकर अपनी प्रेमी की बाहों में न पहुंच चुकी हो। जब कभी वह ऑफिस से रात में देर से आता तो वह पूछता, मुग्धा, मैं देर से आता हूँ तो तुम परेशान हो जाती होगी। वह तपाक से बोलती, भला मैं क्यों परेशान होंगी, जाना चाहो तो हमेशा के लिए जा सकते हो। वह हर क्षण उसके अहम को चोट पहुँचाती कि वह अब नाराज होगा, परंतु वह अपना फैसला हौसला नहीं छोड़ता। उसके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट बनी रहती। कुछ दिनों के बाद वह बोला, मुग्धा,
तुम दिन भर घर में बोर होती होगी, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब की बात की है। तुम घर से निकलोगी तो वहाँ 4 लोगों से मिलना जुलना होगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें दिन भर की बोरियत से छुटकारा मिलेगा। आज एक पल को वो सोचने को मजबूर हो गई कि यह आदमी किस मिट्टी का बना है जो हर समय उसकी खुशी के बारे में सोचता रहता है। वह बचपन से ही शिक्षा कार्ड से जुड़ने का सपना देखती रहती थी, परंतु दिखाने के लिए एहसान जताते हुए बोली थी कि अब आपने बात कर ली है तो ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगी, केवल आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आज वह एक अरसे के बाद ढंग से तैयार हुई थी। आईने में अपने ही अक्स को देखकर वह अपनी सुंदरता पर रीझ उठी थी, परंतु अपने पीछे खड़े आशीष को देखते ही उसका मूड खराब हो गया था। आशीष भी अपने को रोक नहीं पाया और हिचकिचाहट के साथ उसके पर अपने प्यार की मोहर लगाते हुए बोला था, मुग्धा, तुम सच में ही मुझे मुक्त कर देती हो। आज वह नाराज होने की बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर शर्मा उठी थी। शादी का 1 साल बीत गया था। अब उसे आशीष की आदतें भाने लगी थी। वह कॉलेज जाने लगी थी और वहां जाकर खुश रहने लगी थी। वह कभी कभी आशीष के साथ हंसकर भी बात करने लगी थी। एक शाम वह उसे बिना बताए कॉलेज उसे लेने पहुंच गए थे। उस समय वह अपने साथियों के साथ किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसको देखते ही वह गंभीर हो उठी और बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी कि क्यों मुझे चेक करने आए थे? ऐसा क्यों कह रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए सुबह ही शॉपिंग की बात हुई थी। आज खाना भी बाहर ही खा लेंगे। ओके ओके। शॉपिंग के नाम से उसकी आंखें चमक उठी थी। बहुत दिनों के बाद आज उसने कई सारी ब्रांडेड ड्रेसेस पसंद कर ली थी। वह ट्रायल रूम में पहन पहन कर आशीष को दिखाकर पूछ रही थी कि कैसी लग रही हूँ। फिर वह बोली कि बजट ज़्यादा हो रहा हो तो मैं कुछ ड्रेसेस कम कर दूँ। प्रसन्नता से अभ्युत आशीष बोला था कि नहीं नहीं, 2-4 और लेनी हो तो ले सकती हो। एक लाल रंग की ड्रेस अपने हाथ में उठाकर बोला कि यह ड्रेस तुम पर बहुत जचेगी, यह मेरी पसंद से ले लो। वह खुश होकर बोली थी कि अरे, इस पर तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, यह तो सबसे सुंदर ड्रेस है। आज पहली बार उसने आशीष को प्यार भरी नज़रों से देखा था। मुग्धा, इसी तरह मुस्कुराती और खुश रहा करो तो तुम बहुत सुंदर लगती हो। समय के अंतराल से दोनों के बीच की दूरियां कम होने ली थी। अब वह उसे स्वीकार करने लगी थी। दोनों के बीच पनपते हुए रिश्ते का फल उसके शरीर के अंदर अंकुरित हो उठा था। नवजीवन की सांसों की अनुभूति से वह आशीष के प्रति समर्पित अनुभव करने लगी थी। उसके प्रति क्रोध और नफरत के स्थान पर प्यार पनपने लगा था। आशीष पापा बनने वाला है, यह जानकर वह चमत्कृत हो उठा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तो मुग्धा के पैरों तले फूल बिछा दिए थे। उसकी दीवानगी ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। आशीष ने उसकी देखभाल के लिए चुपचाप मीरा जी को बुला लिया था। मीरा जी बेटी के पास आई तो आशीष की मुग्धा के लिए दीवानगी और प्यार देखकर गदगद हो उठी थी। एक दिन बातों बातों में उन्होंने मुग्धा से बताया कि एहसान शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब उसे भी कसम खानी पड़ेगी कि वह भी आशीष के प्यार की कद्र करेगी। यद्यपि वह आशीष को प्यार करने लगी थी, लेकिन आदत के अनुसार पति के सामने आते ही उसकी जुबान कड़वाहट उगलने लगती थी। एक दिन अतरंग क्षणों में वह मुग्धा से बोला था, मुझे तो बेटी चाहिए, और वो भी तुम्हारी तरह सुंदर और प्यारी सी। यदि बेटा हो गया, वह भी मेरी तरह शक्ल सूरत और काले रंग का, तब तो तुम्हारे लिए बेटा भी दंड स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें एक ही काले बदसूरत आशीष को अपने इर्द गिर्द देखना पड़ता है। यदि बेटा भी ऐसा हो जाएगा तो तब तुम्हारे चारों तरफ बस सकल कुरूपों का जमावाड़ा हो जाएगा, और तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा अन्य कोई नहीं हो सकता। मुग्धा द्रवित हो उठी थी। उसने पति के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था कि प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। समय अनुसार उसकी गोद में उसकी हम शक्ल परिसी बेटी आ गई थी। मीरा जी बेटी को समझा बुझाकर अपने घर चली गई थी। एक दिन आशीष को बहुत जोरों का बुखार आ गया था। वह बेहोशी में विष मुग्धा मुग्धा पुकार रहा था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर आज वह पहली बार अपने को असहाय अनुभव कर रही थी। वह डॉक्टर को फोन करते ही आशीष के लंबे जीवन और स्वास्थ्य की कामना करने लगी थी। अब वह आशीष को दिल से चाहने लगी थी।
जिस काले बस शकल व्यक्ति से वह नफरत करती थी, वही अब उसका सर्वस्व बन चुका था। ऑफिस से लौटने में उसे जरा भी देर होती तो वह पल पल में उसे फ़ोन करती रहती। एक दिन वह आशीष से बोली थी, आशीष, मैंने तुम्हारा हनीमून बर्बाद कर दिया था और उसके बाद भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं अब दोबारा उन्हीं पलों को, उन्हीं जगहों पर जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ओके डियर, आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने आपको सरप्राइज़ देने के लिए सब बुकिंग करवा ली है। हर्ष तिरेक में आशीष ने उसे अपनी बाहों के घेरे में जकड़कर चुंबनों की बौछार कर दी थी। फिर वह अपने हनीमून के बारे में सोचकर खुश होता हुआ तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया था। उसी रात हुए इस हादसे में उसकी मन स्थिति को जड़वत कर दिया था। वह निरुद्देश्य निराधार आईसीयू के बाहर चहलकदमी कर रही थी। बेटी की रोने की आवाज़ भी उसको होश में नहीं ला रही थी। सुधाकर जी और मीरा जी को देखते वह अपने पापा के कंधे से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। वह अस्फुट शब्दों में बोली, पापा प्लीज़ मेरे आशीष को बचा लीजिए। अभी तो मैंने आशीष को प्यार करना शुरू किया है, मुझे उसके साथ हनीमून पर जाना है। सुधाकर जी स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। वह अभी बिलक उठे थे, कुछ नहीं होगा, तेरे आशीष को तेरा प्यार जो उसके साथ है। सिसकियों के साथ संज्ञा शून्य होते होते उसके मुंह से हनीमून पर जाना है निकल रहा था। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े थे, क्योंकि आशीष अब इस दुनिया से जा चुका था। मुग्धा मानो पागल हो गई हो, बस यही बोलती कि हमें हनीमून पर जाना है, हनीमून पर जाना है। सच में दोस्तों, वक्त रहते इंसान की कदर कर लेनी चाहिए, नहीं बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है। क्योंकि कब कहाँ कैसे इंसान हमसे दूर हो जाए इसका पता किसी को भी नहीं है।